आदित्य पांडे फ्रॉम ITBHU and you are watching मेरा ऑनलाइन कोचिंग। गाइस आप लोग का जेईई मेंस का पेपर ओवर हो चुका है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो बहुत अच्छा गया होगा। सो गाइस उसी पर्टिकुलर पेपर का हम सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ रहे हैं। मैं आपका फिजिक्स सेक्शन देखूंगा और भी सारे सेक्शंस आपके दूसरे टीचर्स कवर कर देंगे। सो गाइस अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स पेपर के बारे में कि फिजिक्स में क्या क्या चीजें आई थी और वो कैसे कैसे सॉल्व करनी थी और क्या उनका लेवल था सॉल्व करने का, इजी या हार्ड क्या कैसा था। तो एक एक करके स्टार्ट करूंगा। मैंने पेपर का सेट सी लिया है, यदि आपके पास सेट सी नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे सेट्स का आंसर शीट हमारे आप पेज में जाएंगे, आपको न्यू ऑनलाइन कोचिंग का जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा वहां जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां से जाके आप पेपर निकाल लीजिएगा और उसकी आंसर शीट भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। इज इट क्लियर गाइस? लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ पेपर सी और पेपर सी में मैं सॉल्व करके बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन किस तरह आया था और उसका क्या लेवल था। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है, वो बोला था क्वेश्चन में बोल रहा था कि भैया एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज 60 डिग्री। मतलब कहने का मतलब ऐसा कुछ है कि भैया ये जो मैक्सिमा है कुछ ऐसा, तो ये ओवरऑल 60 डिग्री है, ये दिस इज 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यदि ये डिस्टेंस लैम्डा मान लेते हैं क्योंकि फर्स्ट मिनिमम यहाँ पे यदि लैम्डा मान लेते हैं और जिससे आया होगा ठीक ना, वो यदि डी था तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपन क्या लिख सकते थे, d sin 30 इक्वल टू लैम्डा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ व्हाट, डिफ्रैक्शन की इक्वेशन से क्या होती है, वो होती है d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा फॉर मिनिमा। तो यदि यहाँ पे मिनिमा फॉर्म हुआ है तो लैम्डा का डिस्टेंस फर्स्ट मिनिमा के लिए बोल रहा है इसलिए हमने ऐसा अज्यूम किया है d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू d/2। इज इट क्लियर गाइस? ये हमारे पास लैम्डा आ गया, लैम्डा की वैल्यू। उसके बाद क्या बोल रहा है, द विड्थ ऑफ स्लिट इज 1 माइक्रोमीटर। मतलब ये d की वैल्यू आपको दे दिया है दैट इज 10 टू द पावर -6। ना उसके आगे बढ़ते हुए बोलता है द स्लिट इज illuminated by monochromatic plane waves if another slit of same width is made near it and Young's fringe can be observed on the screen placed at distance 50 cm। मतलब अब ये बोल रहा है कि अब ये कुछ ये वाला एक्सपेरिमेंट हो चुका है एक तरह से, ठीक है, बहुत अच्छा। ये हमारी स्क्रीन है जो कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है, बहुत अच्छा। ये डिस्टेंस कितना बताया हुआ है, बताया हुआ है कि इफ द ऑब्जर्व्ड फ्रिंज विड्थ इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे फ्रिंज ऑब्जर्व हुई होगी उसकी फ्रिंज विड्थ बीटा की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा कैपिटल T बाय d डैश, वेयर d डैश इज दिस डिस्टेंस, ठीक है, एंड दिस इज कैपिटल D। लैम्डा की वैल्यू आपको पता है, लाके पुट कर दीजिए। तो क्या पूछा है, देन व्हाट इज द स्लिट सेपरेशन डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए पुट कर दीजिए, लैम्डा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 10 टू द पावर -6/2 इनटू कैपिटल T की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 50 इनटू 10 टू द पावर -2 ना अपॉन पे स्मॉल d डैश, ये हो गया स्मॉल d डैश और बीटा की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है 1 इनटू 10 टू द पावर -2। जब इसको पूरा का पूरा आप सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 25 माइक्रोमीटर। आप देख सकते हैं यहीं से कि ये कितना हो रहा होगा। आप d डैश को उधर भेजेंगे तो ये 25 आ जाएगा सीधे सीधे। इज इट क्लियर? और 10 टू पावर -2 कट जाएगा तो बचेगा 25 माइक्रोमीटर, जो कि बहुत इजी था। एंड यू नो व्हाट, मैंने इस क्वेश्चन को दिया है कैटेगरी इजी का, मोस्ट इजी कैटेगरी मैंने दिया है क्योंकि ये बस आपका नॉलेज चेक कर रहा था कि आपसे IDSC और डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, क्योंकि ये तो फॉर्मूला बेस्ड था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ था एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेरियस एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम emits radiation to come to the ground state. Okay, excited state to ground state, this is G and this is excited state. Okay, तो क्या बोला, let lambda n and lambda g be the de Broglie wavelength of electron in nth state and the ground state respectively. Okay, उसके बाद क्या बोल रहा है, let the given figure, the given constant that was like this, I don't like the name, lambda n be the wavelength of emitted photon in transition from nth state to ground state. Okay, तो जब यहाँ से ट्रांजिशन हुआ होगा इधर की ओर इलेक्ट्रॉन का, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा, जो फोटोन निकला होगा उसके बारे में बताया हुआ है कि ये इसकी वेवलेंथ है। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली दिया है, तो वी नो दैट डी ब्रॉगली इक्वल टू क्या होता है H/mv।
एंड वी नो दैट mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m कर दें यदि, मतलब p स्क्वायर बाई 2m, तो ये किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो हम यदि यहाँ से लैम्डा टी का यूज कर लें तो हमें काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी, और हमें पता होता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एन हाइड्रोजन एटम। इज इट क्लियर? और हाइड्रोजन एटम बता रखा है, तो ये रूल यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी इसका पता चल जाएगा, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा। ओके, तो जो काइनेटिक एनर्जीज का जो डिफरेंस होगा वही अपीयर होगा एज द एनर्जी ऑफ दैट फोटोन। तो इक्वेट करा लेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ओवरऑल हमारा वैल्यू आ जाएगा। इज इट क्लियर? और एक बात और याद रखिएगा कि लैम्डा एन जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू दी एन होगा, जिसकी वजह से जो लैम्डा एन होगा वो बहुत ही बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू लैम्डा जी। अब लैम्डा एन क्यों प्रोपोर्शनल होगा, किसके, एन के? क्योंकि आप कुछ बात जान सकते हैं कि जैसे जैसे दूर जाएंगे तो आपका वेलोसिटी में चेंजेस आता जाएगा, उसी हिसाब से आपका लैम्डा का भी चेंज आता जाएगा। इज इट क्लियर? तो गाइस इसका आंसर था, आंसर वाज दिस इज इक्वल टू a प्लस v अपॉन लैम्डा एन का स्क्वायर, जो कि बहुत इजी था। करना कैसे था मैंने आपको बता दिया है कि भैया यहाँ की एनर्जी पता चल जाती, यहाँ की एनर्जी पता चल जाती, तो इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस निकाल लेते, ठीक है, टोटल एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेते, और वही जो एनर्जी अपीयर होती वो किसके फॉर्म में अपीयर होती, इस फोटोन के फॉर्म में अपीयर होती। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हमारा आंसर रहता। इज इट क्लियर गाइस? चलिए अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 63 की। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो इसमें बोला हुआ था द रीडिंग ऑफ एमीटर फॉर सिलिकॉन डायोड इन गिवन सर्किट इज व्हाट शुड बी द, मतलब एमीटर की क्या रीडिंग होगी, और वो सर्किट दिया हुआ था। इज इट क्लियर गाइस? ऐसा करके, और ये बताया हुआ था, और इससे ये बैटरी कनेक्टेड थी, दिस वाज लाइक दिस। इज इट क्लियर? एंड दिस वाज 200 ohm and this was 3 volt. It's okay and okay now guys, अब इस क्वेश्चन को अपन देखें तो दो तरीके से करेंगे, क्योंकि मैंने अपने टीचर से ही बात करी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे डायोड के अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका ही कंसीडरेशन लेना पड़ेगा, एंड दैट इज अप्रॉक्स 0.7 वोल्ट, ठीक है। बट वो मुझे बात जची नहीं, क्योंकि एग्जाम पे ये चीज गिवन ही नहीं है कि आप उसके अबाउट भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लेना है। बाय द वे ये फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में है, तो ये एक प्लेन वायर की तरह तो काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? प्लेन वायर की तरह काम करेगा। और इसके अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब पोटेंशियल बैरियर जो क्रिएट होता, ठीक है ना, दैट वाज 0.7 के अप्रॉक्स लिया है, और 0.7 लेकर के यदि सॉल्व करते तो अपना ये आता 3 - 0.7 अपॉन 200, तो उसके हिसाब से आंसर तो आपको होना चाहिए 11.5 मिली एम्पियर। बट ये बात मुझे कतई नहीं जची, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई गिवन मेरे को दिख नहीं रहा। सो इस क्वेश्चन में मैं खुद डाउट में हूँ, मैं इस क्वेश्चन के लिए कोई भी आपको रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा। हाँ, बाय द वे जो और सेट्स का मैंने पेपर देखा उन केसेस में क्या था कि वो रिवर्स वाइज था। तो जब रिवर्स वाइज था, शायद तक यदि मैं फिगर सही देखा हूं तो रिवर्स वाइज होगा तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो सर्किट से करंट जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता हूँ। नाउ गाइस, अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। 64 क्वेश्चन जो था इसमें पूछा था द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन शेप ऑफ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ क्यूब एंड इट्स मास इफ द रिलेटिव एरर in measuring mass and length are respectively 1.5% and 1%, then the maximum error in determining the density is, तो सिंपली लिखेंगे density is equal to m upon l cube, why m upon l cube, क्योंकि mass upon volume। तो इसके लिए जैसे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या देगा, delta t by d is equal to delta m by m plus thrice of delta l by l। इसकी वैल्यू दी है 1.5, इसकी वैल्यू दी है 1, तो 1 × 3 + 1.5 दैट इज आ गया आपका 4.5। बाय द वे ये बात याद रखिए कि इस फार्मूले को तभी लगा पाए हम जबकि एरर्स बहुत ही छोटी है, 1% या 1.5% ऐसी कुछ है। यदि बड़ी एरर्स होती तो ये फॉर्मूला नहीं लगाते। तो इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, दैट इज 4.5। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। उसमें दिया हुआ था एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस re, r अल्फा एंड rp, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया।
and a uniform magnetic field B, then the relation between RE, RP, R alpha। तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि भैया R इक्वल टू क्या होता है, MB अपॉन BQ। बहुत अच्छा, तो जब MB अपॉन BQ होता है तो इसे रिप्लेस करके इस फॉर्मूले से P स्क्वायर बाई 2M वाले फॉर्मूले से P स्क्वायर बाई 2M इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस कर देंगे तो ये कुछ कैसा नहीं मिलेगा, ये ऐसा नहीं मिलेगा, अंडर रूट पे R पे 2M इंटू KE अपॉन BQ। तो जब हम अल्फा के लिए पुट करेंगे तो अल्फा के लिए मास आएगा 4M, काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी और उसका चार्ज आएगा मान लो 2Q। प्रोटॉन के लिए पुट करेंगे तो उसका मास क्या आएगा, मास तो M ही आएगा और उसका चार्ज भी Q आएगा। तो ओवरऑल जब कैंसिल करेंगे तो R अल्फा और आपका RP दोनों बराबर आए होंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि चार्ज प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का तो सेम रहा होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि भैया जो उसका मास रहा होगा वो कहीं ना कहीं प्रोटॉन से थोड़ा सा कम रहा होगा, जिसकी वजह से उसकी रेडियस सबसे स्मॉलेस्ट आएगी। सो इसका आंसर होना चाहिए था RE should be less than RP equals to R alpha। अगर आप आंसर मैच कर सकते हैं क्या होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए था फर्स्ट RE should be less than RP equals to R alpha। नाउ एक अगला क्वेश्चन जिसको मैंने थोड़ा सा हार्ड माना था, यदि बच्चे को आइडिया नहीं है तब के लिए, अदरवाइज ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रखा था 3 concentric metal cells A B C respectively of radii A B C and this surface energy दिया हुआ था, बोला था पोटेंशियल ऑफ सेल B। तो लेट अस सपोज ये 3 सेल्स मैंने ले ली, ठीक है। तो यदि हॉलो सेल्स है तो हमें पता होता है कि हॉलो सेल्स के केस में पोटेंशियल का वेरिएशन कैसा होता है, तो यह अंदर कांस्टेंट होगा, बाद में सरफेस के बाद डिक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब अंदर कांस्टेंट रहेगा पूरे सरफेस तक, उसके बाद डिक्रीज करेगा। तो चलो मैं मान लेता हूं कि ये रेडियस A है, ये रेडियस B है और ये रेडियस C है। दिस इज सेल C, दिस इज सेल B, दिस इज सेल A। इसमें चार्ज दिया हुआ है कितने का, चार्ज डेंसिटी प्लस का, इस पे कितने का दिया माइनस का, इस पे कितना दिया प्लस का दिया। तो भैया B पे पूछा है तो B पे पोटेंशियल एट B इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू C प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B प्लस पोटेंशियल ड्यू टू टोटल पोटेंशियल, मतलब जो यहाँ पे V टोटल होगा, V टोटल पूछा है ना, एंड पोटेंशियल ड्यू टू A। तो चलिए लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू C, क्योंकि ये सेल के अंदर ये तो कांस्टेंट पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा KQ अपॉन उसकी पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज C प्लस B के चलते कितना हो जाएगा KQ अपॉन B प्लस KQ अपॉन B। अब B क्यों पुट किया, क्योंकि ये इसके सेल से बाहर आया है, इसीलिए ये वाली रेडियस पुट करेंगे। इज इट क्लियर? अब आप ध्यान से इस Q और Q की वैल्यूज को पुट करा दीजिए चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। तो पहले बाहर QC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इनटू इसका एरिया दैट इज 4 पाई C स्क्वायर, इसका सिग्मा माइनस का, लेकिन इनटू 4 पाई B स्क्वायर, इसका भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। एंड आंसर विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होल मल्टीप्लाइड बाय A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन B प्लस C। इज इट क्लियर गाइस, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इस क्वेश्चन में कैसे करना था। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस जरूरी क्या था, जरूरी ये था कि हमें आइडिया लगे कि इस क्वेश्चन में करना कैसे है। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। गाइस क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 67 में बोला था कि इस मास m की वैल्यू कितनी हो कि ये सिस्टम मूव ना करे, और इस सरफेस का म्यू बताया हुआ था, म्यू वाज इक्वल्स टू 0.15। तो करेंगे क्या, बहुत बेसिक से चलेंगे, सारे बॉडीज का वीडियो बना लेंगे और उनके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कैसे लिखते, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। बहुत अच्छा, इनके लिए कैसे लिखते, तो इनके लिखते t माइनस म्यू इंटू m1 प्लस m2 इंटू g इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, और उसके बाद a को 0 की ओर टेक्स्ट करा देते तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो m की वैल्यू जो आनी चाहिए थी वो अप्रॉक्स आनी चाहिए थी, m should be equals to 27.3 and that was the option number 1। सो गाइस ये भी बहुत इजी था, बस समझना ये था कि आपसे फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बनाते आना चाहिए। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की, जो कि शायद तक सबसे इजी क्वेश्चन था इस पूरी कॉपी का, सॉरी पूरे पेपर का। उसमें दिया हुआ था कि पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ
ऑफ रेडियस अंडर द एक्शन ऑफ अट्रैक्टिव पोटेंशियल फोर्स। पोटेंशियल मतलब अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ था, तो उसकी टोटल एनर्जी पूछा था, ठीक है ना। तो U की वैल्यू दिया था -k/2r²। तो आपको पता होना चाहिए ये किसकी वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी की। तो आप इसे डिफरेंशिएट करा दीजिए, तो आपके पास क्या होता था, -du/dr = force F for conservative forces, और that force F should be equal to mv²/r, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, यदि वो सर्कुलर मोशन दे रहा बोल रहा है तो mv²/r हो जाएगा। तो इस r को इधर भेज देंगे डिफरेंशिएट करने के बाद, तो mv² की वैल्यू आ जाएगी, और इसको 2 से डिवाइड करा देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज टोटल एनर्जी, और इस केस में आपकी जो आती वो आती 0। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करते तो ये होता 2/-r³, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है, ओवरऑल मतलब माइनस साइन तो आता ही, माइनस साइन आता तो ये प्लस हो जाता, और उसके बाद आपका रिजल्टेंट 2 से 2 कट जाता, तो वो होता है mv² की वैल्यू। तो 1/2 mv² की वैल्यू कितनी होती, 1/2 करके। इज इट क्लियर? नाउ गाइस अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 69 की, जिसमें बोला था कि a parallel plate capacitor of capacitance 90 picofarad is connected to a battery of EMF 20 volt if dielectric material of dielectric constant 5/3 is inserted between the plates। ठीक है, तो ये k का मल्टीप्लाई करा देंगे तो नया कैपेसिटेंस आ जाएगा k × c, और उसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस का मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल चार्ज स्टोर आ जाएगा। देन दे पूछा था कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू क्या होती है, वो सिंपली होती है q इंड्यूस्ड = q × 1 - 1/k। तो q की वैल्यू आप तो टोटल निकाल ही चुके हैं, वो कैसे निकालते हैं, k × c कर देते, तो दिस इज c इक्विवेलेंट, मतलब c टोटल आ जाता है × v कर देते, तो ये चार्ज आ जाता q, और इसकी वैल्यू को ले जाके यहाँ छेप देते तो आपका आंसर आ जाता। सो इसका जो आंसर आना चाहिए था दैट शुड बी इक्वल टू 1.2 नैनोकूलम। इज इट क्लियर गाइस? तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, एंड आई डोंट थिंक सो कि आपसे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है यार। मतलब जेईई मेंस में पहली बार ऐसा हुआ है, मेरे को लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि जितना भी क्वेश्चन आया है पूरा फॉर्मूला बेस्ड आया है, कहीं पे आपको अलग से खोपड़ा लगाना ही नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करो और आंसर पाओ, कोई नहीं रोक सकता आपको। इज इट क्लियर गाइस? अब बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 70 की। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करके देखते हैं क्या आता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रखा था अ सिल्वर एटम इन सॉलिड ऑसिलेट्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सम डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दे दी है, तो जब फ्रीक्वेंसी दे दिया तो आप 2π/2πn = करके ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा निकाल लेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब जब टाइम पीरियड आ जाएगा तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, 2π/m/k, दैट इज टाइम पीरियड। इज इट क्लियर? और उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर वेट बताया हुआ है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट बताया हुआ है और एवोगैड्रो नंबर है। तो मॉलिक्यूलर वेट, ओके, तो जब आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑफ सिल्वर, तो मॉलिक्यूलर वेट से आप जब एवोगैड्रो नंबर डिवाइड करा देंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, उसको पुट कर देंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी। इज इट क्लियर? तो इसमें कुछ नहीं यूज करना था, फॉर्मूला यूज करना था 2π/m/k, दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड t। और ये भी यूज कर सकते थे ओमेगा = 1/2π√k/m। m की वैल्यू कैसे निकालना था वो तो आपको बेसिक्स है, केमिस्ट्री के छोटे मोटे इक्वेशन से आ जाएगा। इज इट क्लियर? गिवन मतलब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो दैट इज एवोगैड्रो नंबर, तो एक मॉलिक्यूल को जाना जाता है। इज इट क्लियर गाइस? नाउ अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 71 पे, बोला इट इज फाउंड दैट इफ न्यूट्रॉन सफर्स एन इलास्टिक कोलिनियर कोलिजन। बाय द वे मैं इसका आंसर नहीं बताया आप लोगों को, पिछले वाले क्वेश्चन का जो आंसर था 70th का, दैट वाज 7.1 न्यूटन पर मीटर। इज इट क्लियर गाइस? दैट वाज द आंसर। तो मैंने क्या किया है, इस पेपर को सॉल्व किया है और मैंने आंसर्स मार्क कर लिए अपने आप से। अब बस बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे, इसीलिए मैं आपको सॉल्यूशंस का हिंट दे करके और आगे बढ़ता जा रहा हूँ, जिससे कि आप सॉल्व भी करते चलिए और आपको आंसर्स भी पता चलते चले करेक्ट, तो जिससे आप उनको मैच भी करते चलिए। इज इट क्लियर गाइस? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। तो क्वेश्चन नंबर 71 में बोला था इट इज फाउंड दैट इफ अ न्यूट्रॉन सफर्स एन इलास्टिक कोलिजन
collinear collision with deuterium at rest, the fraction loss of energy is PD, while for its similar collision with carbon nucleus at rest, fractional loss of energy is PC. Then the value of PD and PC is, तो बाय द वे जो इसका आंसर था दैट वाज 0.89, 0.28। मैं इसको सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आई कैन एज्यूम कि आपसे बहुत बेसिक चीजें यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन और सारी चीजें आपसे लगाना आ रहा होगा, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन बोला है तो E इक्वल टू 1 एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ गाइस अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। बोला है द डाइपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट I इज m, डाइपोल मोमेंट दैट इज m इक्वल टू I into a, मतलब I into pi r स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2r। बहुत अच्छा, इन्हीं दो फॉर्मूलों को यूज करना है और आपको सॉल्व करके आंसर लेके आना था। बाय द वे जो इसका आंसर था दैट वाज √2। सो इन दो फॉर्मूलों को यदि आप यूज करेंगे तो आपको इजीली से ये फॉर्मूला मिल जाएगा। बस करना क्या है, एक बार वैल्यूज पुट करिए, उसी को दोबारा चेंज कराइए। इज इट क्लियर गाइस? नाउ अब आगे चलते हैं। आपका बोला था इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन terminal of cell are connected across 52 centimeters of the potentiometer wire. If cell is shunted by a resistance of 5 ohm, a balance is found, then find internal resistance. Oh, that is too much easy. आपको सीधा यूज करना था E by V minus 1 into capital R, that is internal resistance. Is it clear guys? थोड़ा बहुत समझ के करते तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेते। सो गाइस जो इसका आंसर होता वो होता पोटेंशियोमीटर वायर वाले क्वेश्चन होता 1.5 ओम। और बाय द वे साथ तक मैंने पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, ओके बताया था, दैट वाज √2। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट वाज 74 नंबर। अ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सर्विस इज वर्किंग एट कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज, 10 गीगाहर्ट्ज। तो बोला है कि उसका 10% बस यूटिलाइज हो रहा है फॉर ट्रांसमिशन। देन हाउ मेनी telephonic channels can be transmitted if channel requires bandwidth of 5 kilohertz? तो बहुत सिंपली तरीके से करना था, अपन कर देते 10% of 10 gigahertz that should be equal to n into 5 kilohertz। और बहुत इजीली तरीके से आपका आंसर आता है, n की वैल्यू आ जाती, क्योंकि यही है जो कि यूज हो रहा होगा इतने चैनल्स में, n की वैल्यू आती और वो आती आपकी कितनी, वो आती 2 into 10 to the power 5 नंबर ऑफ चैनल्स। इज इट क्लियर गाइस? तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 74। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा था अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I passes through an ideal polarizer A, then another identical polarizer B is placed behind A. The intensity of light beyond B is found to be I by 2. Now another identical polarizer C is placed between A and B. यार बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं है, 2-3 बार आपको मैरेज लॉ लगाना पड़ेगा, दैट्स ऑल, ठीक है ना। एक बार जो पास करेगी I0 by 2 cos स्क्वायर थीटा, वही अगली बार पास करेगी तो I0 by 2 cos स्क्वायर थीटा की बजाय क्या हो जाएगा, cos की पावर 4 थीटा। इज इट क्लियर? उसी को आप इक्वेट करा दीजिएगा फाइनल इंटेंसिटी, आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको यूज करना था मैरेज लॉ, क्या यूज करना था, मैरेज लॉ यूज करना था, और बहुत इजीली ये क्वेश्चन बन जाता और इसका जो आंसर आता दैट विल बी 45 डिग्री। इज इट क्लियर गाइस? 45 डिग्री, और बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें इतना कठिन नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला था, ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस द बैलेंस पॉइंट ऑफ मीटर इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाई 10 सेंटीमीटर। तो आप पहले ही मान लीजिए कि लेंथ L रहा होगा तो उधर साइड रहा होगा 100 - L, जब ये रेजिस्टेंस R1 और R2 रहे होंगे। अब मान लो इसको मैं इधर R2 को कर दूं इधर और इसको R1 इधर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा तो उसको ऐड करके लिख लेंगे बस दोनों में, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। जहां आपने L लिखा था और इधर 100 - L लिखा था तो ये L + 10 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा 90 - L हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको 10 माइनस करना पड़ेगा। दैट्स ऑल, बहुत इजी है। और उसके बाद अब क्या करना था, R1/R2 = R3/R4, व्हीट स्टोन ब्रिज को आंसर लगाना था और इक्वेशन बनती, सॉल्व हो जाता। और ये गाइस इस क्वेश्चन को मैंने नॉर्मल ऐसे मीडियम या हार्ड क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया था। क्यों उसका रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट भी अलग था,
फिर यहाँ पे आपको पैरेलल सर्किट सॉरी सीरीज सर्किट में कैसे रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं इसका भी कॉन्सेप्ट लगता, फिर नल पॉइंट क्या आइडिया होता है, ये सारी चीजें जानना पड़ता। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को मीडियम से ऊपर बताया था, बट इट कैन बी मीडियम। और यदि कुछ बच्चों को जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा उनको तो ये क्वेश्चन इजी भी लगा होगा। और इसका आंसर आया था 550 किलोहर्ट्ज। इसी क्लियर है, जो कि बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था, कोई इतना इसमें कठिन नहीं था ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। दैट वाज फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r। यार ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन था यार। ऐसे एक दिया हुआ स्फीयर, यहाँ पे एक छोटा सा काट रहा है, तो क्या करोगे, पहले पूरे के चलते निकाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो दैट इज पॉजिटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो रिमूव किया है उसके चलते मान लो नेगेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो प्लस माइनस करके रिजल्टेंट लिख दो और इसका आंसर आ जाता है। सो आंसर वाज इन दिस केस दैट वाज 4mr², जो कि आपको पता होना चाहिए। दिस वाज द फोर्थ ऑप्शन। इज इट क्लियर? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि कोई भी बच्चा कोचिंग का हो चाहे बोर्ड क्लासेस किया हो, यार एनसीईआरटी में ऐसी प्रॉब्लम्स है यार, तो आपसे ये क्वेश्चंस इजीली बनने चाहिए थे कि जब कोई फ्रैक्शन रिमूव करा जाता है तब रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं। इज इट क्लियर गाइस? अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 78 की। क्वेश्चन नंबर 78 में बोला था इन कोलिनियर कोलिजन a particle with initial speed v0 strikes a stationary particle of same mass। ठीक है, तो ये m मास का, तो ये भी m मास का, ठीक है, ये इससे आगे टकरा गया v0 वेलोसिटी से। फिर बोला कि टकराने के बाद जो इनकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो 50% ज्यादा है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ ki initial that should be equals to sorry k final that should be equals to 3/2 of ke initial। why? क्योंकि 50% इंक्रीज हुआ है, तो ke plus ke/2 that is 3/2 ke। is it clear? तो फाइनल एनर्जी कितना होता है, हाफ ऑफ mv1² प्लस हाफ ऑफ mv2² इक्वल टू हाफ ऑफ 3/2 ऑफ हाफ ऑफ mv0², जिससे वो टकराया होगा। तो एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी v1 v2 इन सब के बीच में, और एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, और आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। वहां से आपको v1 माइनस v2 की वैल्यू मिल जाएगी। इज इट क्लियर गाइस? बाय द वे जो इसका आंसर था दैट वाज √2v0। बहुत इजी था, कोई ऐसा इसमें कठिन नहीं था, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इज इट क्लियर गाइस? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यार क्वेश्चन नंबर 79 बड़ा सा पैसेज तो था, लेकिन उस क्वेश्चन में था नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि आपको यदि पता हो तो E at general time t can be replaced as E0 sin kx minus omega t। यदि आप कंपेयर करते तो एक बार आपको वेलोसिटी मिल जाती है ओमेगा बाई k। इज इट क्लियर? और आपको जब वेलोसिटी मिल जाती है, एक केस की वेलोसिटी इधर से मिल जाती है और एक केस की आप कंपेयर करके निकाल लेते, दोनों केसेस का आपको वेलोसिटी पता चल जाता और आप इजीली उनको पुट करके उनका रेशियो निकाल लेते, और वही रेशियो क्या होता, एप्सिलॉन r अपॉन एप्सिलॉन r2। इज इट क्लियर? तो आपको इजीली आंसर आता, एंड दैट वाज 1/4। और ये बस करना क्या था, यहाँ पे आपको इक्वेशन कंपेयर करना आना चाहिए था, और आपको एक और रिलेशन यूज करना पड़ता, दैट वाज 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ये बोल रखा कि दिस इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसकी वैल्यू आप 1 अज्यूम करके चलिए, मतलब इसे निगलेक्ट ही कर दीजिए, हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो 1 अपॉन अंडर रूट का एप्सिलॉन नॉट आता, ठीक है, तो 1 नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता, ठीक है, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता, रूट का एक बार आता, तो जब उन दोनों का रेशियो लेते तो आपको रिजल्टेंट कितना देता, 1/4 मिलता, और वही आपका आंसर हो जाता। इज इट क्लियर गाइस? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट वाज 80। और ये यार, तो ये तो क्वेश्चन सीधे एग्जाम का, मतलब एकदम कॉपी का, बुक का दिया हुआ, इसे इजी भी नहीं बोल सकते यार, दैट वाज काइंड ऑफ जोक। एक्सएल और एक्सी अपॉन आर दैट इज क्यू। अबे यार बहुत इजी था, बनना चाहिए था ये तो। और इसका आंसर क्या था, दैट वाज ओमेगा नॉट एल बाय आर, एक्सएल अपॉन आर, दिस इज द क्यू फैक्टर वैल्यू। रेजोनेंस कंडीशन दे रखा है, सो एक्सएल इक्वल टू एक्स ही होगा, उससे कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात ही नहीं है। सो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब गाइस जैसा कि हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, ठीक है ना। सो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ और रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। इज इट क्लियर? तो एक क्वेश्चन जैसे आया हुआ था, इफ द सीरीज लिमिट frequency of Lyman series is VL
then the series limit frequency of Pfund series is, तो बस करना क्या है, जब सीरीज लिमिट बोला है तो एक बार इनफाइनाइट से 1 तक लाना है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और एक बार कहां से कहां लाना है, इनफाइनाइट से 5 तक लाना है। तो इसका आंसर साफ साफ दिख रहा था, VL/5 होता, क्योंकि सॉरी 25 होता, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। अरे सॉल्व भी नहीं करना था यार, सीधे सीधे फार्मूला यूज करते। क्या फार्मूला यूज करते, न्यू इक्वल टू आर सी इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहां पे कि n2 इनफाइनाइट होता दोनों केसेस में, n1 एक बार 5 होता और एक बार n1 1 होता, और आपका आंसर आता। इज इट क्लियर गाइस? फिर एक क्वेश्चन आया था आपका, एसी सर्किट में बोला था कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ दिया हुआ था 100 sin 30t, और ईएमएफ दिया हुआ था, और करंट भी दिया हुआ था, दैट वाज 20 sin 30t - π/4। कुछ नहीं करना था, फाई की वैल्यू π/4 पता चल गई। तो पावर एवरेज का वैल्यू क्या होता है, VRMS × IRMS × cos phi। तो यहाँ पे सीधे सीधे 100 × 20 अपॉन √2 × √2, क्योंकि RMS वैल्यू लिख रहे हैं, और इंटू π/4 sin cos π/4, दैट इज 1/√2। सॉल्व करते तो 1000/√2 आता, और बोलता कि वाटलेस करंट, तो वाटलेस करंट का मतलब क्या होता है, I sin थीटा, जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो किसके, EMF के। तो I sin थीटा, और आप उस I sin थीटा की वैल्यू में पुट करते तो आपको इजीली आंसर मिल जाता। सो इसका आंसर आता 1000/√2, 1000/√2, 10। This will be the correct answer of this question. Is it clear guys? फिर एक क्वेश्चन आया था आपका, बोला था 2 moles of ideal monatomic gas occupies a volume V at 27 degrees Celsius. The gas expands adiabatically to volume 2V. Calculate a final temperature of gas and change in internal energy. तो कुछ नहीं करना था, T into V की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट रिलेशन यूज करना था, और मोनोटॉनिक के लिए गामा इक्वल टू क्या होता, Cp/Cv, दैट इज 5/3। वैल्यूज पुट करते तो आपका जो आंसर आता वो एग्जैक्ट तो नहीं आता, बट 189 के अप्रॉक्स आता। फिर आपसे पूछता, मान लीजिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो क्या करते, वर्क डन निकलवा लेते, और कोई हीट अंदर की ओर आ नहीं रही, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होगी, निगेटिव ही हो रही होगी, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। इज इट क्लियर? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्या रहता है इसका आंसर, इट्स आंसर शुड बी इक्वल टू NCV डेल्टा T फॉर्मूला यूज करने के बाद आता 189 केल्विन एंड -2.7 किलो जूल। इज इट क्लियर गाइस? सो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चंस। नाउ अब मैं एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूं आपके सामने, ठीक है। एक क्वेश्चन बोला था, द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर इतना इतना, इफ 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक्स पर सेकंड ऑन अ फिक्स्ड बॉल ऑफ एरिया इतना 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 इतना। तो पूछा था कि प्रेशर ऑन बॉल बताइए, तो कुछ नहीं करना था, बस ये ऐसे निकालना था यार। चेंज इन, ये मान लो mv आ रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाल लेते 2mv cos थीटा, तो वहां से फोर्स आ जाता, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम पर टाइप फोर्स होता है, फोर्स आ जाता, तो फोर्स पॉइंट एरिया दैट इज प्रेशर, दैट्स ऑल आंसर आता। और इसका आंसर होता है आपका 2.35 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर गाइस? फिर एक क्वेश्चन आया था आपका, बोला था 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेनर डिस्क, ये क्वेश्चन डिफरेंट था कई दूसरे पेपर्स में, बोला था 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेनर डिस्क ईच ऑफ मास m and radius r are widely welded symmetrically as shown. The moment of inertia of the arrangement about the axis normal to the plane and passing through the p. तो कुछ नहीं करना था, जैसे कि ये सिस्टम बना हुआ लेट सपोज ऐसे, ठीक है, ऐसा सिस्टम बना हुआ था, तो क्या करते, इसका इसके अबाउट निकाल लेते, फिर उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते, तो इसके अबाउट आ जाता। इसका ऐसे ही करते, इसका ऐसे ही करते, इसका ऐसे करते, तो एक का करते और उसमें 7 का मल्टीप्लाई करा देते, तो इनके चल जाता, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के अबाउट, इसी के एक्सिस के अबाउट, और दोनों को जोड़ देते तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता। इज इट क्लियर गाइस? सो आई एम सॉरी फॉर दोस क्वेश्चन जो कि मैं डिस्कस आपके सामने नहीं कर पाया हूं। मैं चाहूंगा कि वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए खुद से भी, और मैं उनके आंसर जरूर आपको मार्क करके दे दूंगा। इज इट क्लियर गाइस? सो दिस वाज ऑल अबाउट द जेईई मेंस पेपर ऑफ 2017। जैसे कि मैं कट ऑफ के लिए वीडियो डाली है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कट ऑफ इस फिजिक्स की वजह से ही चेंजेस आए, क्योंकि फिजिक्स इस बार बहुत इजी आया था, ये बात याद रखिएगा। तो जिस बच्चे का फिजिक्स पेपर बहुत अच्छा गया है, उसने कहीं ना कहीं मौके पे चौका मार दिया है। इज इट क्लियर गाइस? क्योंकि बहुत इजी पेपर आया था। सो गाइस, आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है कि हम आपके लिए क्रैश कोर्स ला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर जेईई एडवांस।
जो कि आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो उन सब चीज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो कीप वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइट एज वेल एज डे।